एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा जो कि हमारा बेसिकली डीसी मोटर पे है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने डिस्कस किया है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमेशा जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये खासकर वीडियो आप लोग के लिए बनाया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर है हम लोग का जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है और बैक ईएमएफ जो है 50 वोल्ट्स है जब हम लोग का मोटर जो 500 आरपीएम पे ये रोटेट कर रहा है। ठीक है। अब बोलता है आर्मेचर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स, यानी हम लोग का जो आर्मेचर है वो 150 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। तो देखिए मैं पहले इसका डायग्राम आपको समझाता हूँ कि आखिर बोल क्या रहा है। ये हम लोग का कोई भी डीसी मोटर है, इसका एक रेजिस्टेंस होगा बिकॉज ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, और यहाँ पे हम लोग का कार्बन ब्रश होगा जो कि, और ये है हम लोग का आर्मेचर। ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम कुछ खास नहीं बना पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा समझें। ये है हम लोग का आर ए यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम। ठीक है। अब बोलता है ये जो आर्मेचर है हमारा ये एक सप्लाई वोल्टेज से कनेक्टेड है, यानी यहाँ से जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं ये है हम लोग का 150 वोल्ट। और हम लोग का जो दिया हुआ है ये जब आर्मेचर रोटेट करता है 500 आरपीएम पे, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है जो कि ये हम लोग का 550 वोल्ट। ठीक है। सिंपल सी बात है, मोटर रोटेट करता है तो एक बैक ईएमएफ जनरेट करता है जिसको हम लोग ईबी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ईबी इक्वल टू 50 वोल्ट। और थ्योरेटिकल वीडियो भी मैंने डाला है डीसी मोटर पे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी मोटर है उसमें मैंने ये सब डिस्कस किया है। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर, उसके बाद हम लोग स्टार्टर की यूज़ करते हैं डीसी मोटर का। ये सारा मैंने वीडियो डाल रखा है, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देख लें जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अभी मैं एक दो दिनों के अंदर मैं जो हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन डीसी मोटर पे डालूंगा, तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। पहला है व्हाट इज स्टार्टिंग करंट, यानी जब हम लोग का मोटर स्टार्ट होगा तो उस समय कितना एम्पियर का करंट जो है फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग इक्वेशन जानते हैं, आइए आइए जो है हम लोग का आर्मेचर करंट, यही करंट जो है हम लोग का फ्लो होता है आर्मेचर के अंदर में, और इसी करंट के थ्रू हम लोग का मोटर रोटेट करता है। तो आइए इक्वल टू होता है ये ये हम लोग बोलते हैं इस पोर्शन को। यहाँ पे जो मैंने सप्लाई वोल्टेज दिया है इसका नाम रखा है मैंने ई ए। ठीक है। या फिर ई पी भी बोल सकते हैं, या फिर ई एस भी बोल सकते हैं सप्लाई वोल्टेज। ठीक है। या फिर वी भी बोल सकते हैं हम लोग। ये ई ए है और ई बी है। तो यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन होता है आई ए इक्वल टू ई ए यानी सप्लाई वोल्टेज माइनस मोटर का जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है ई बी डिवाइडेड बाय आर ए, यानी जो हम लोग का आर्मेचर में जो रेजिस्टेंस है वो। तो यहाँ पे देखिए पहला बोल रहा है स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग में जब हम लोग का मोटर है वो स्पीड जो होगा हम लोग का जीरो होगा, क्योंकि हम लोग का स्टार्टिंग पीरियड में साफ्ट जो है रोटेट नहीं होगा, यानी ओमेगा यानी जीरो। और ओमेगा को हम लोग रेडियन पर सेकंड में लिखते हैं। और अगर स्पीड की बात करें एन से, अगर आपको आरपीएम में कन्वर्ट करना तो ये जीरो होगा। यानी हम लोग का बेसिकली स्टार्टिंग में जो स्पीड है शाफ्ट का वो जीरो है। तो शाफ्ट का स्पीड जीरो होने के कारण हम लोग का ईबी यानी बैक ई में सिंपल बैक ई में भी हम लोग का जीरो होगा, यानी ईबी भी हम लोग का स्टार्टिंग में जीरो होगा, क्योंकि ईबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन यानी स्पीड ऑफ द मोटर। तो यहाँ पे स्पीड जीरो है तो सिंपल सी बात है ईबी भी हम लोग का जीरो होगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो इक्वेशन बचेगा सिर्फ ये बचेगा आई ए इक्वल टू ई ए बाय आर ए। ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं वैल्यू आई ए इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाय आर ए। तो ई ए हम लोग का था 150 वोल्ट और आर ए था हम लोग का 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 150 एम्पियर, यानी स्टार्टिंग में हम लोग का मोटर जो है 150 एम्पियर का करंट जो है लेगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन था वो था द बैक ईएमएफ व्हेन द मोटर रन्स एट 1000 आरपीएम, यानी जब हम लोग का मोटर 1000 आरपीएम पे रोटेट करेगा तो यहाँ पे ईबी यानी बैक ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का एक इक्वेशन दिया हुआ है, बैक ईएमएफ इज 50 वोल्ट व्हेन द स्पीड इज 500 आरपीएम। तो इसके थ्रू हम लोग जो है सेकंड जो हम लोग का बी है बैक ईएमएफ वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1000 आरपीएम पे हम लोग का ईबी का वैल्यू यानी बैक ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस में हम लोग का दिया हुआ है ईबी जब हम लोग का 50 है यानी 50 वोल्ट, तो यहाँ पे मोटर रोटेट कर रहा है 500 आरपीएम पे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन निकालेंगे EB1 डिवाइडेड बाय EB2 इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। EB1 हम लोग का था 50 लिख दिए। EB2 हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैंने EB2 लिख दिया। N1 था हम लोग का 500 और N2 था हम लोग का 1000। ठीक है, और यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो EB2 का वैल्यू आएगा हम लोग का EB2 इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी 1000 आरपीएम पे जो है मोटर हम लोग का बैक ईएमएफ जनरेट करेगा 100 वोल्ट। अब देखिए इस केस में, इस सिचुएशन में हम लोग का आर्मेचर करंट कितना होगा। तो आई ए इक्वल टू होता है हम लोग का ई बी आई मीन ई ए माइनस ई बी बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर ए। तो यहाँ पे ई ए था हम लोग का 150 वोल्ट जो हम लोग सप्लाई दे रहे थे, ई बी था हम लोग का 100 और आर ए था हम लोग का 1 ओम। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा हम लोग का 50 एम्पियर, यानी हम लोग का जब मोटर रोटेट करेगा 1000 आरपीएम में तो आर्मेचर करंट जो होगा हम लोग का 50 एम्पियर होगा। तो इस तरह का ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये 1 से 2 लाइन का क्वेश्चन था। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है नहीं समझिएगा तो ये सब न्यूमेरिकल आप नहीं बना पाइएगा। और अक्सर जो एग्ज़ाम होते हैं चाहे वो थियोरेटिकल हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल से ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल से आपको डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और मैं इसी तरह वीडियो बनाऊँगा। और इस तरह का जो न्यूमेरिकल है ये बेसिकली आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस प्लस जो है नॉलेजफुल आपको अंदर से फील कराएगा जब आप इस तरह का न्यूमेरिकल जो खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए 200 वोल्ट शंट मोटर इज इतना एंड नो लोड करंट इज 2 एम्पियर व्हेन लोडेड, यानी जब हम लोग का मोटर लोड होता है यानी जब उस पर हम लोग आई मीन लोड दे रहे हैं एंड टेकिंग एन आर्मेचर करंट ऑफ 50 एम्पियर द स्पीड इज 1200 आरपीएम, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली द नो लोड स्पीड। देखिए एक हम लोग का मोटर है जो बोल रहा है 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है और जिसका मोटर का जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.04 ओम है और नो लोड पे ये करंट लेता है 2 एम्पियर का, यानी जब हम लोग का मोटर फ्रीली रोटेट कर रहा है। और जब हम लोग इसको लोड लगाते हैं कोई भी लोड दे रहे हैं इस पर तो इसका आर्मेचर करंट जो होता है 50 एम्पियर है और स्पीड हो जाता है 1200 आरपीएम। तो इसका नो लोड स्पीड कितना होगा, यानी
2 एम पे, यानी आइए अगर हम लोग का 2 एम्पियर है तो इस पे हम लोग का एन का वैल्यू कितना होगा, यानी मोटर स्पीड कितना होगा। तो देखिए इसको मैं पहले सर्किट से समझाता हूँ। ये हम लोग का शंट मोटर है और आर्मेचर का जो वाइंडिंग होगा उसके कारण एक हम लोग का रेजिस्टेंस होगा आर ए, और ये है हम लोग का आर्मेचर जो कि कार्बन ब्रशर से कनेक्ट है, और ये शंट मोटर है तो फिर सिंपल सी बात है यहाँ पे जो फील्ड होगा ये हम लोग का कनेक्टेड होगा शंट यानी पैरेलल, ठीक है। और यहाँ पे आर एफ होगा यानी फील्ड रेजिस्टेंस, यहाँ पे आई एफ होगा यानी फील्ड करंट, और इसके थ्रू हम लोग का एक फ्लक्स जनरेट होगा जिसका नाम मैं दे रहा हूँ फाई, ठीक है। आर ए हम लोग का दिया हुआ है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है हम लोग का 0.4 ओम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सप्लाई जो दिए हुए हैं ये है हम लोग का 200 वोल्ट, यानी यहाँ से जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं मोटर के अंदर ये है हम लोग का 200 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। बोलता है जब हम लोग का मोटर नो लोड पे है, यानी यहाँ इस शाफ्ट के ऊपर हमने कोई लोड नहीं दिया है, ठीक है ना, यानी ये ओपन है, ठीक है। तो जब हम लोग का ओपन है तो आइए यानी जो आर्मेचर करंट है ये है हम लोग का 2 एम्पियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बोल रहा है जब हम लोग का मोटर ओपन है तो ये किस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई नॉट, यहाँ पे ई नॉट का मतलब है नो लोड, ठीक है, यानी नो लोड पे हम लोग का कितना बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो मोटर के केस में हम लोग जानते हैं सिंपल सा ई बी इक्वल टू होता है V माइनस यानी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज माइनस आई ए इंटू आर ए, ठीक है। उसी बेसिस पे यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट यानी बैक ईएमएफ एट नो लोड, V माइनस आई ए इंटू आर ए, V है हम लोग का 200 वोल्ट, आई ए हम लोग का 2, नो लोड पे हम लोग का 2 एम्पियर था, आर ए था हम लोग का 0.4 ओम, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 199.2 यानी 199.2 वोल्ट, ठीक है। ये हम लोग का हो गया ई नॉट बैक ईएमएफ, यानी नो लोड पे हम लोग का जो मोटर में जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे ई वन पे, ई वन यानी जब हम लोग का मोटर जो है रन कर रहा है 1200 आरपीएम पे, तो 1200 आरपीएम पे जब हम लोग का रन करेगा मोटर तो वहाँ पे हम लोग बैक ईएमएफ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई वन यानी बैक ईएमएफ व्हेन मोटर रन्स एट 1200 आरपीएम, ठीक है। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे V यानी V माइनस आई ए इंटू आर ए, तो हम लोग का वोल्टेज है 200 सप्लाई वोल्टेज 200 माइनस आई ए हम लोग का है 50 क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 इंटू आर ए जो है 0.4, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हम लोग का 180 वोल्ट, ठीक है। यानी जब हम लोग का मोटर 1200 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है और मोटर के ऊपर लोड लगा हुआ है तो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ वैल्यू है वो है 180 वोल्ट। अब देखें, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ई बी यानी बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर ये होता है फाई जेड एन पी बाय 60। तो यहाँ से हम लोग ये इक्वेशन निकालेंगे N1 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल टू, यहाँ पे मैं एन नॉट माना है मैंने, यहाँ पे एन नॉट यानी नो लोड स्पीड इक्वल टू, यहाँ पे होगा ई वन यानी बैक ईएमएफ एट लोड डिवाइडेड बाय बैक ईएमएफ एट नो लोड इनटू फाई वन डिवाइडेड बाय फाई नॉट। अब देखें यहाँ पे ये हम लोग का शंट मशीन है, तो शंट मशीन में दोनों केस में जो हम लोग का फ्लक्स जनरेट होगा ये कांस्टेंट होगा, यानी फाई वन इक्वल टू फाई टू आई मीन फाई नॉट, ठीक है। तो
यहाँ पे हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये हम लोग का नेट रिलेशन हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाय N0 इक्वल टू E1 बाय E0। और E1 पता है, E0 पता है, और N1 भी पता है, तो इस बेसिस पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। N0 इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा E0 डिवाइडेड बाय E1। जब हम लोग उस उस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। E0 हम लोग का पता है 199.2 इंटू N1 हम लोग का पता है 1200 डिवाइडेड बाय, और हम लोग का E1 पता है 180 वोल्ट। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1328 RPM। तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया जब हम लोग का IA 2 एम्पियर है और मोटर जो है नो लोड पे है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। A 250 volt shunt motor on no load runs at 1000 RPM and takes 5 ampere. The total armature and shunt field resistance are respectively. Calculate the speed when load and taking a current of 50 amp if the armature reaction weakens the field by 3%। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक हम लोग का मोटर है जो कि 1000 आरपीएम पे जब रोटेट करता है तो वो 5 एम्पियर का करंट लेता है। ठीक है, अगर टोटल आर्मेचर और शंट फील्ड रेजिस्टेंस जो है हम लोग का 0.2 ओम है और 250 ओम है, तो हम लोग को फाइंड करना है कैलकुलेट द स्पीड व्हेन लोडेड, यानी जब हम लोग मोटर को लोड कर रहे हैं और जब हम लोग आर्मेचर करंट 50 एम्पियर होता है, यानी लोड देने के बाद हम लोग का मोटर जो है आर्मेचर करंट जो है 50 एम्पियर ले रहा है, और हम लोग का जो फील्ड है ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो है 3% वीक हो रहा है। देखिए सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, आर्मेचर रिएक्शन जो है एक तरह का हम लोग का लॉसेस है डीसी मशीन में, मोटर जनरेटर दोनों में होता है और भी मोटर में होता है, जो कि हम लोग का मेन फ्लक्स, जैसे मान लीजिए φm हम लोग का मेन फ्लक्स है तो इसको जस्ट अपोज करता है। ठीक है, यानी मेन फ्लक्स मान लीजिए हम लोग का 10 वेबर है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण हम लोग का एक और फ्लक्स जनरेट करता है जो कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए आर्मेचर रिएक्शन के थ्रू जो हम लोग का फ्लक्स जनरेट हुआ वो 2 वेबर है, तो हम लोग का जो नेट रिजल्टेंट फ्लक्स बचेगा वो सिर्फ 8 वेबर का होगा। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण हम लोग का जो मेन फ्लक्स जनरेट होता है मोटर के अंदर वो वीक हो जाता है, यानी वो कम हो जाता है। और आर्मेचर रिएक्शन पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, तो आप अच्छे से उसको समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देख लें, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सर्किट से आपको समझाता हूँ। ये हम लोग का डीसी शंट मोटर है, तो आर्मेचर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे हम लोग का कार्बन ब्रश लगा रहता है, और ये आर्मेचर है हम लोग का, और ये हम लोग का यहाँ से हम लोग का जो फील्ड वाइंडिंग होगा ये पैरेलली कनेक्ट होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डीसी शंट मोटर, क्योंकि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होता है ये हम लोग का पैरेलली कनेक्टेड होता है। ये देखिए हम लोग का आर ए है, आर ए का वैल्यू हम लोग का दिया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है हम लोग का 0.2 ओम। ठीक है, और यहाँ पे जो आर एफ है यानी फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है इसका ही वैल्यू दिया हुआ है, ये है हम लोग का 250 ओम। ठीक है, यानी 250 ओम। मैं ऐसा थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है ये बोलता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो है वीक हो रहा है 3%। ठीक है, तो मान लीजिए जो पहले जो जनरेट हो रहा था फ्लक्स वो था हम लोग का 100%, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है फ्लक्स का कितना वेबर जनरेट हो रहा था, तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में हम लोग का जो मशीन है वो जनरेट कर रहा था 100% फ्लक्स। ठीक है, और अब बोलता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो हम लोग का 3% वीक हो गया है, तो नेट यानी नेट फ्लक्स कितना बचेगा 100 - 3%, यानी ये बचेगा हम लोग का 97%। ठीक है,
तो 97% को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये परसेंट को हटाएंगे यहाँ से, यानी 97 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 0.97। ठीक है, अब देखिए ये तो आप समझ गए होंगे, यानी 3% जो वीक हो रहा है उसका क्या मतलब है कहने का। अब यहाँ पे जो बोल रहा है, जब हम लोग का मोटर नो लोड पे है, तो नो लोड पे IL यानी लोड करंट का वैल्यू है 5 एम्पियर, और ये रोटेट करता है 1000 RPM पे, यानी जब हम लोग का मोटर नो लोड है तो ये रोटेट कर रहा है 1000 RPM पे। ठीक है, अब बोलता है कि जब हम लोग मोटर को लोड देते हैं तो इसका फ्लक्स जो है आर्मेचर रिएक्शन कारण 3% वीक हो जाता है, और इसका स्पीड फाइंड आउट करना है, यानी जब हम लोग का मोटर लोड पे है, यानी लोड दे रखे हैं, तो उस पर ये कितना RPM पे रोटेट करेगा जब हम लोग का IA यानी आर्मेचर करंट 50 एम्पियर मोटर जो है टेक कर रहा है, यानी ड्रॉन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए किस तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग IL देखते हैं, गिवन में लिख देता हूँ मैं IL इक्वल टू 5 एम्पियर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इससे हम लोग निकाल लेंगे RSH, यानी शंट वाइंडिंग में यहाँ पे देखिए ये जो फील्ड है हम लोग का, ये फील्ड है, इसमें यहाँ से करंट जो है कितना एम्पियर का जा रहा है, इसको बोलते हैं ISH, यानी शंट वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है इसको बोलते हैं ISH। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, I इक्वल टू होता है हम लोग का V/R, सप्लाई वोल्टेज था हम लोग का 250 वोल्ट, तो 250 लिखेंगे, और वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस था ये भी था हम लोग का 250 वोल्ट, आई मीन 250 ओम, तो ये कैंसिल हो गया आएगा हम लोग का 1 एम्पियर, यानी जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें हम लोग का वैल्यू जाएगा 1 एम्पियर करंट। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पहला केस लेके चलते हैं, यहाँ पे दो केस दिया हुआ है मोटर में, तो पहला केस लेके चलते हैं नो लोड का। नो लोड को मैं लिखता हूँ E0, ठीक है, यानी नॉट बराबर, तो सबसे पहले नो लोड पे हम लोग देखते हैं IA का वैल्यू कितना होगा। केस 1 नो लोड, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, यानी जब हम लोग मोटर नो लोड पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं IA नॉट, नॉट का मतलब नो लोड, ठीक है, ये होगा हम लोग का IL यानी लोड करंट माइनस ISH, क्योंकि यही करंट हम लोग का जो है आर्मेचर के अंदर जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये था हम लोग का आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये था हम लोग का कार्बन ब्रश था, यहाँ पे था आर्मेचर, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे था हम लोग का फील्ड वाइंडिंग। अब देखें यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे जो करंट जाएगा यानी IA आर्मेचर के अंदर जो करंट जाएगा ये जाएगा हम लोग का IL माइनस ISH, क्योंकि यही करंट तो हम लोग का जाएगा, ये इधर चला जाएगा यहाँ पे, ये तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा, IL हम लोग का दिया हुआ है 5 एम्पियर माइनस ISH हम लोग ने निकाल लिया 1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 एम्पियर, यानी नो लोड में आर्मेचर में जो करंट जा रहा है ये है 4 एम्पियर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें वोल्टेज कितना जा रहा है, यानी बैक EMF, यानी नो लोड पे हम लोग का मोटर कितना वोल्ट का बैक EMF जनरेट कर रहा है, तो ये होता है हम लोग का सिंपली V माइनस IA इंटू RA, ये आपको पता होगा, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, न्यूमेरिकल में बताया। सप्लाई वोल्टेज था हम लोग का 250 माइनस IA यानी आर्मेचर में जो हम लोग का वैल्यू जा रहा है करंट का, ये है 4 अभी हम लोगों ने निकाला, इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू था 0.2, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू 249.2 वोल्ट। ठीक है, यानी नो लोड पे हम लोग का मोटर जो है बैक EMF जनरेट करेगा 249.2 वोल्ट। चलिए अब देखते हैं हम लोग लोड पे, यानी जब हम लोग मोटर पे जो लोड दे रहे हैं उस पर हम लोग का IA का वैल्यू कितना होगा, आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना होगा, और EB यानी बैक EMF का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले IA निकालते हैं, तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, सिंपली IL माइनस ISH, IL हम लोग का दिया हुआ है
जब मोटर को लोड दे रहे हैं तो हम लोग का लाइन करंट जो है ये हम लोग का 50 एम्पियर है। यहाँ पे शंट वाइंडिंग में सिंपल 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे जो आई होगा लोड पे ये होगा 49 एम्पियर। ठीक है, उसी बेसिस पे ई नॉट निकालेंगे, आई मीन बैक ई, तो ये हो जाएगा भी माइनस आई आर है, तो भी का वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 50 250 माइनस आई हम लोग का 49 इंटू आर ए जो है 0.2 ओम। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 240.2 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोग जैसा सिंपल सा जो फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग का सबसे पहले पता चल गया ई वन और आई मीन ई नॉट और ई वन का वैल्यू जो है पता चल गया है। अब हम लोग बेसिकली जो फॉर्मूला जानते हैं, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला था। ई नॉट यानी नो लोड पे जो बैक ईएमएफ था उसका वैल्यू था 429.2 वोल्ट। ठीक है, ईबी यानी जब हमने मोटर पे लोड दिया था उस पर बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा था, उसका वैल्यू था 240.2 वोल्ट। ठीक है, और हम लोग जो फ्लक्स जो था आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो वीक हो रहा था, यानी जो पहले मान लीजिए फाइव टू इक्वल टू 0.9751 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3% जो है वीक हो जा रहा है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाया ये किस तरह से मैंने ये लिखा है यहाँ पे। और इस बेसिस पे हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं, ई बी इक्वल टू होता है 5 ZNP/60। तो ये फॉर्मूला लगेगा हम लोग का बेसिकली, मान लीजिए ई नॉट के केस में, तो यहाँ पे सारा ई नॉट हो जाएगा, ई नॉट ई नॉट ई नॉट। ठीक है, उसी तरह हम लोग का दूसरा फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई बी जो हम लोग ने माना था, ई बी मानिए या फिर ई वन मानिए या फिर ई टू मानिए, ई बी हो जाएगा हम लोग का 5 ZNP/60, क्योंकि यहाँ पे दो केस है तो दोनों केस में हम लोग जो इक्वेशन होगा इसी तरह से होगा। तो यहाँ से जो हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे ये हो जाएगा हम लोग एन, ये होगा हम लोग का एन डिवाइडेड बाय एन नॉट यानी नो लोड पे जो स्पीड था, इक्वल टू ई बी बैक ईएमएफ लोड पे, जब हम लोग मोटर लोड पे था, और यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट जब हम लोग का मोटर लोड पे नहीं था, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 नॉट। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन निकलेगा। और यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हम लोग को जो वैल्यू निकालना है ये हम लोग का एन। ठीक है, एन हम लोग को फाइंड आउट करना है, नहीं जब हम लोग मोटर को लोड दे रहे हैं तो किस स्पीड में रोटेट करेगा। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब एन का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का ये वैल्यू आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे। और ई बी का वैल्यू हम लोग को पता है, फाई का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू पता है, एन नॉट का, ई नॉट का वैल्यू पता है, फाई नॉट का वैल्यू पता है। तो देखिए हम लोग पुट करते हैं इसमें वैल्यू, सारा का वैल्यू मैं पुट करता हूँ। उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आरपीएम होगा यानी लोड पे जो आरपीएम होगा वो हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे होगा हम लोग का, मैं नेक्स्ट पेज पे यहीं पे लिखता हूँ, तो मैं ऊपर वाला सबसे पहले इरेज कर देता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत हो जाता है। चलिए ईवी का वैल्यू था हम लोग का 240 240.42 इंटू 5 जैसे था वैसे ही रखेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं इंटू कर देता हूँ, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 249.2 इंटू 0.97। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 93 आई मीन 99.69 आरपीएम, यानी जब हम लोग का मोटर लोड पे रोटेट करेगा उसका स्पीड होगा 993.69 आरपीएम।
और इस स्पीड पे हम लोग का जो है आर्मेचर करंट होगा 50। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बेसिकली सॉल्व करते हैं। आपको सिंपली जो है कुछ फॉर्मूला याद रखना है, जो कि हम लोग का ई वी वैक्यूम एफ इक्वल टू 5 ZNP/60 है। ठीक है, और यहाँ पे जो ए का वैल्यू होता है ये वाइंडिंग पे डिपेंड होता है, और ये खासकर जनरेटर में होता है। लेफ्ट वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है। अगर वेव वाइंडिंग है तो ए इक्वल टू 2 होता है, सॉरी लेप होता है। अगर लेप होगा, लेफ्ट वाइंडिंग होगा, तो ए इक्वल टू पी होगा, यानी नंबर ऑफ पोल इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा वेव बाइंडिंग में, ए इक्वल टू हमेशा 2 होता है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है ई बी बैक एम एफ इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए होता है। वी माइनस आई ए इंटू आर ए मोटर केस में, और ई जी यानी जनरेटर केस में होता है ई जी इक्वल टू वी प्लस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बेसिकली। और भी इससे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन आप जब इस स्टैंडर्ड का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा तो सिंपल सी बात है, इससे जो सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में वो ईज़िली आप बना सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो एवरीवन, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीसी शंट मशीन connected to a 250 volt supply has an armature resistance of इतना and the resistance of the field circuit is इतना. Find the ratio of the speed as a generator to the speed as a motor. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप नहीं बना पाइएगा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है, यानी मान लीजिए 1 है मोटर के लिए और 2 है यहाँ पे जनरेटर के लिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है यानी मोटर का और जनरेटर का जो स्पीड रेशियो है वो कितना होगा। तो देखिए इस टाइप के न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं गिवन लिखता हूँ क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला है हम लोग का सप्लाई वोल्टेज, यानी ये 250 है, 250 वोल्ट। इसको मैं थोड़ा सर्किट बना देता हूँ, मोटर का डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। ये हम लोग का एक शंट मशीन है, और शंट मशीन में जो है दोनों आता है हम लोग का डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, इसलिए इसको मशीन बोलते हैं हम लोग। ये है हम लोग का मोटर जनरेटर, और ये शंट है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग होगा ये पैरेलल कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा आर एफ, और हम लोग का जो फील्ड वाइंडिंग होगा वो इस तरह से कनेक्टेड होगा शंट में। ठीक है, और यहाँ से जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं ये है हम लोग का 250 वोल्ट। ठीक है, और ये है हम लोग का आर ए। आर ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हम लोग का 0.12। आर एफ दिया हुआ है हम लोग का, ये है हम लोग का 100 ओम यानी फील्ड रेजिस्टेंस, ये है 100 ओम। और इसके थ्रू एक फ्लक्स जनरेट होगा यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे लाइन करंट दिया हुआ है, यानी आई एल हम लोग का दिया हुआ है, ये है 80 ओम, यानी 80 ओम जो है हम लोग का, आई मीन 80 एम्पियर, सॉरी 80 एम्पियर जो है हम लोग का ये लाइन करंट है। ठीक है, अब देखिए अब मोटर होगा तो हम लोग का डायरेक्शन करंट का कुछ इस तरह से होगा, और अगर जनरेटर होगा तो डायरेक्शन हम लोग का कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बेसिक जो डायग्राम था वो मैंने आपको समझाया। चलिए अब हम लोग गिवन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वोल्ट जो है हम लोग का सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 250, आई एल दिया हुआ है, ये है हम लोग का 80 एम्पियर। उसके बाद आर ए दिया हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.12 ओम। आर एस एच दिया हुआ है यानी शंट फील्ड रेजिस्टेंस, ये है हम लोग का 100 ओम। अब देखें यहाँ से हम लोग आई एस एच यानी इस फील्ड के अंदर, यानी आई एफ होगा यहाँ पे, ये कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए बेसिकली हम लोग निकालेंगे
आई एस एच यानी शंट करंट इक्वल टू आई इक्वल टू सिंपली होता है वी बटा आर। तो सप्लाई वोल्टेज था हम लोग का 250, तो 250 पुट करेंगे, और आर था यानी हम लोग का शंट जो फील्ड का रेजिस्टेंस था ये था 100 ओम, यहाँ पे पुट करेंगे 100। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 2.5 एम्पियर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर चेंज करके, ये होगा हम लोग का 2.5 एम्पियर। ठीक है, यानी हम लोग का जो फील्ड करंट है ये है 2.5 एम्पियर। अब देखिए मैंने अभी यहाँ पे बताया मोटर के लिए मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ एंड जनरेटर के लिए 2। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ 1 फॉर मोटर एंड 2 फॉर जनरेटर। अब देखिए पहला केस लेके चलते हैं मोटर के लिए। ठीक है, मोटर लेके चल रहे हैं। अब मोटर में हम लोग का जो आई ए होगा यानी आर्मेचर करंट, ये होगा आई एल यानी लाइन करंट प्लस आई एस एच यानी जो शंट में करंट जाएगा वो। तो आई एल हम लोग का दिया हुआ है 80 एम्पियर प्लस आई एस हम लोग निकाले हैं यहाँ पे 2.5, और जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू होगा हम लोग का, सॉरी यहाँ पे मोटर के केस में जो है यहाँ पे माइनस होता है, सॉरी मुझे ध्यान नहीं था, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे भी हम लोग माइनस करेंगे, ये माइनस होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 77.5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए आई ए पता चल गया, इसी तरह से ई ए निकालेंगे यानी जो हम लोग का बैक ई एम एफ होगा मोटर का। तो ई बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का भी माइनस आई ए इंटू आर ए। ये हम लोग का जनरल फार्मूला है, जब आप बेसिक मोटर का पढ़िएगा कॉन्सेप्ट तो उसमें ये फार्मूला होता है। सप्लाई वोल्टेज था हम लोग का 250, आई ए था हम लोग का अप्रॉक्स, ये था हम लोग का 77.5 जो अभी हमने निकाला कुछ देर पहले, इंटू आर ए यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.12, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 240.7 वोल्ट। ठीक है, यानी ये हम लोग का मोटर का बैक ईएमएफ हो गया और आई हमने निकाला है। अब इसी तरह हम लोग सिमिलरली जनरेटर के लिए करेंगे, यानी केस 2 हम लोग का है जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर में हम लोग सबसे पहले आई ए निकालेंगे यानी आर्मेचर करेंट, तो इसका वैल्यू होगा आई एल यानी लाइन करंट प्लस आई एस एच। ठीक है, आई एल हम लोग का दिया हुआ 80 एम्पियर प्लस आई एस एच था हम लोग का 2.25, उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आएगा 82.5 एम्पियर। अब देखिए अब हम लोग का जनरेटर कितना वोल्ट जनरेट कर रहा है, यानी जनरेटेड ईएमएफ यानी ईजी इक्वल टू होता है भी सप्लाई वोल्टेज प्लस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज हम लोग का 250 वोल्ट प्लस आर्मेचर करंट अभी हम लोगों ने निकाला है 82.5 इंटू आर ए दिया हुआ है 0.12, और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 259.9 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा है कि रेशियो जो होगा यानी स्पीड ऑफ मोटर टू द स्पीड ऑफ जनरेटर यानी N1 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल टू व्हाट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं EB यानी जनरेटेड ईएमएफ, या फिर मोटर के केस में जो होता है हम लोग का EG यानी जनरेटेड आई मीन बैक ईएमएफ, और जनरेटेड ईएमएफ बराबर होता है 5, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ इसको ऊपर में लिख देता हूँ, इक्वल टू होता है हम लोग का 5 जेड एन पी बाय 60। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं
और यहाँ पे देखिए शंट मशीन है हम लोग का। तो शंट मशीन में जो है, जो यहाँ पे फ्लक्स जाएगा, तो फ्लक्स में देखिए आई का वैल्यू 2.5 यानी आई एस एच बराबर 2.5 दोनों केस में होगा, यानी शंट मोटर में भी और शंट जनरेटर में भी। तो यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी फाई का वैल्यू इक्वल होगा, यानी फाई वन यानी मोटर का फ्लक्स इक्वल टू जनरेटर का फ्लक्स, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन निकालेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का सिंपल सा N1 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल टू, यहाँ पे होगा N1 सॉरी E1 Y1 डिवाइडेड बाय E2 Y2। ठीक है, और 5 का वैल्यू जो दोनों के लिए सेम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली N1 बटा N2 इक्वल टू E1 बटा E2। ठीक है, और इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने E1 का वैल्यू पुट किया, ठीक है, E2 का वैल्यू पुट कर दिया, और जब हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और ये मेरा डीसी मोटर पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है न्यूमेरिकल पे, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल जो हैं सॉल्व किए हैं, और बहुत ही इजी मेथड से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है एक एक टर्म को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ शंट जनरेटर डिलीवर 50 किलोवाट एट 250 वोल्ट। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। एक हम लोग का मोटर है और एक जनरेटर है, ठीक है। ये पहले केस में जनरेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझा दे रहा हूँ। और सेकंड केस में ये मोटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जब ये जनरेटर की तरह काम करता है, तो यहाँ पे जो ये आउटपुट पावर डिलीवर कर रहा है ये 50 किलोवाट, और सप्लाई वोल्टेज है इसका आई मीन 250 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, और ये रोटेट कर रहा है 400 आरपीएम पे। और आर्मेचर रेजिस्टेंस और फील्ड रेजिस्टेंस जो हम लोग का दिया हुआ है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मशीन व्हेन रनिंग एज अ मोटर, यानी जब हम लोग का ये मशीन मोटर की तरह रन करेगा तो उसका स्पीड निकालना है, जब हम लोग का 50 किलोवाट इनपुट पावर होगा और सप्लाई वोल्टेज हम लोग का 250 वोल्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट ब्रश है इसका यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप दे दिया है 1 वोल्ट पर ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया यहाँ पे कि हम लोग का एक केस जो है जनरेटर की तरह है, और दूसरा केस जो है हम लोग का मोटर की तरह है, यानी हम लोग का एक ही मशीन है, लेकिन ये पहले केस में जनरेटर की तरह वर्क करता है और दूसरे केस में ये मोटर की तरह वर्क करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं गिवन लिखता हूँ क्या क्या हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये जनरेटर यानी जनरेटर के केस में, पहला केस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जनरेटर का क्या क्या दिया हुआ है। जनरेटर का जो आउटपुट पावर डिलीवर है यानी पावर इक्वल टू दिया हुआ हम लोग का 50 किलोवाट, ठीक है। वोल्टेज है हम लोग का 250 वोल्ट, और ये रन कर रहा है यानी स्पीड दिया हुआ है हम लोग का 400 आरपीएम, ठीक है। और इसका जो फील्ड रेजिस्टेंस है यानी आर एफ, ये दिया हुआ है हम लोग का 0.02 ओम। और इसका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है यानी आर ए, सॉरी ये हम लोग का आर ए है, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है हम लोग का बेसिकली बहुत ही स्मॉल होता है। और ये पोर्शन जो हम लोग का आर एफ है, ये आर एफ हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वैल्यू है 50 ओम, ठीक है। तो इतना कुछ दिया हुआ है, और इसका मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ये है हम लोग का डीसी शंट जनरेटर, जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा कुछ, यहाँ पे कार्बन ब्रश होगा जिसके क्रॉस जो है हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट हो रहा है,
ये है हम लोग का आर्मेचर, यहाँ पे कार्बन ब्रशेस। और ये शंट जनरेटर है, तो सिंपल सी बात है, इसका जो फील्ड वाइंडिंग होगा ये पैरेलली कनेक्ट होगा। ठीक है, ये है हम लोग का आर ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.02 ओम। ये है हम लोग का आर एफ यानी फील्ड रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 50 ओम। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इसको बोलेंगे हम लोग आई एफ यानी फील्ड करंट। और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा इसको बोलेंगे हम लोग आई ए यानी आर्मेचर करंट। लेकिन ये जनरेटर है तो सॉरी, यहाँ पे डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा होगा। यहाँ पे डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा क्योंकि ये जनरेटर है, तो जनरेटर का जो डायरेक्शन होगा करंट का ये बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और ये पावर हम लोग को डिलीवर कर रहा है 50 किलोवाट, और वोल्टेज दे रहा है हम लोग का 250 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग का 50 किलो। अब देखिए मैं पहला जो केस लेके चल रहा हूँ जनरेटर का, जैसे कि आप जान रहे हैं जनरेटर में लेके चल रहा हूँ पहले केस में। तो जनरेटर केस में हम लोग सबसे पहले निकालते हैं लोड करंट, यानी आई एल का वैल्यू कितना है। तो लोड करंट बराबर होगा हम लोग का सिंपल सा P डिवाइडेड बाय वोल्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ से I का वैल्यू हो जाएगा यानी लोड करंट बराबर P बटा V। तो P हम लोग का दिया हुआ है पावर 50 किलोवाट, यानी 50 उसको वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से इंटू करेंगे डिवाइडेड बाय वोल्टेज दिया हुआ हम लोग का 250 वोल्ट। ठीक है, और जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होगा हम लोग का 200 एम्पियर, यानी लोड करंट जो है हम लोग का 200 एम्पियर हो गया। अब देखिए जो हम लोग का यहाँ पे फील्ड है, यानी ये जो आई एफ है, यहाँ से करंट कितना हम लोग का रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे आई एफ यानी फील्ड करंट इक्वल टू आई इक्वल टू सिंपली वी बटा आर होता है, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्टेज हम लोग का यहाँ पे 250, और रेजिस्टेंस जो है यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू आर एस एच होगा, यानी शंट रेजिस्टेंस, या फिर आर एफ यानी फील्ड रेजिस्टेंस, ये है हम लोग का 50। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का सिंपली 5 एम्पियर, यानी फील्ड करंट से जो फील्ड करंट जो है हम लोग का वो 5 एम्पियर है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं आर्मेचर करंट, यानी यहाँ पे आई ए जो है कितना वैल्यू है। तो जनरेटर के केस में जो है आई ए का वैल्यू होगा लोड करंट यानी आई एल प्लस आई एस एच, क्योंकि वहाँ पे के वी एल लगाएंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाता है दोनों करंट, यानी आर्मेचर का जो करंट होता है प्लस फील्ड का जो करंट है। तो आई एल था हम लोग का 200 एम्पियर अभी निकाले हम लोगों ने, और आई एस होगा हम लोग का 5 एम्पियर, यानी ये टोटल हो जाएगा 205 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं ई बी यानी ई जी सॉरी, यानी जनरेटेड ई एम एफ। तो जनरेटेड ई एम एफ के क्या होगा मोड के जनरेटर केस में, इसका फार्मूला होता है वी प्लस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी दिया हुआ है अक्रॉस ब्रशेस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ ब्रश। ठीक है, ब्रश। चलिए, वो यहाँ पे मैं जब वैल्यू पुट करूँगा मैं यहाँ पे ऊपर का इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे हम लोग का वैल्यू हो जाएगा, वोल्टेज था हम लोग का 250 वोल्ट, 250 वोल्ट प्लस आर्मेचर करंट था हम लोग का 205 एम्पियर, आर्मेचर रेजिस्टेंस था 0.02 ओम प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ब्रशेस। तो यहाँ पे ब्रशेस जो हम लोग का
ईच ब्रश यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का अलॉय 1 वोल्ट पर ब्रश फॉर कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो हम लोग का कोई भी जनरेटर हो या फिर मोटर हो, यहाँ पे हम लोग दो ब्रशेस यूज़ करते हैं। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं ये पहला ब्रश है और ये दूसरा ब्रश है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा +2 इंटू 1 वोल्ट, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 256.1 वोल्ट, यानी ये हम लोग का जनरेटेड ईएमएफ हो गया। चलिए अब सिमिलरली इस तरह से अब हम लोग मोटर में देखते हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़, हम लोग का वोल्ट है। चलिए अब जनरेटर के ये मोटर केस में देखते हैं एज अ मोटर, यानी जब हम लोग का मशीन जो है रोटेट कर वर्क कर रहा है एज अ मोटर। तो मोटर केस में हम लोग सिमिलरली यहाँ पे भी निकालेंगे लोड करंट, ठीक है। तो यहाँ पे IL मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2, ठीक है। 2 का मतलब मोटर हम लोग का, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपली P/V, जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू VI, तो यहाँ से हम लोग I इक्वल टू P/V निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का सिंपल 50 इंटू 1000, क्योंकि 50 किलोवाट था, डिवाइडेड बाय 250। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होगा हम लोग का 200 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे ISH, यानी फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है उसका वैल्यू। तो I इक्वल टू V/R होता है, R का वैल्यू यहाँ पे RSH। वोल्टेज था हम लोग का 250, रेजिस्टेंस था हम लोग का 50, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं मोटर के केस में हम लोग का आर्मेचर करंट कितना है। तो IA2 यानी आर्मेचर करंट ऑफ द मोटर, ये होता है हम लोग का IL2 यानी मोटर का जो लोड करंट है माइनस ISH, क्योंकि मोटर के केस में जस्ट डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हम लोग का 200 माइनस 5 इक्वल टू 195 एम्पियर, ठीक है। ये हम लोग का लोड करंट हुआ। अब हमारा अब बैक ईएमएफ देखते हैं, यानी मोटर में कितना हम लोग का बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो EB इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA होता है सिंपली मोटर के केस में। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ V माइनस IA इंटू RA, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है हम लोग का, तो यहाँ पे माइनस ब्रश ड्रॉप, ठीक है। ब्रश ड्रॉप जो है 1 वोल्ट है दोनों केस में, एज अ मोटर और एज अ जनरेटर। और भी था हम लोग का सप्लाई वोल्टेज था हम लोग का 250 माइनस यहाँ पे था RA हम लोग का 195 इंटू रेजिस्टेंस था हम लोग का 0.02 माइनस यहाँ पे 2 वोल्ट, क्योंकि 2 इंटू 1 वोल्ट यानी 2 वोल्ट होगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 244.1 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया हम लोग का बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं EB इक्वल टू होता है, यानी बैक ईएमएफ इक्वल टू होता है 5ZNP डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा EB इक्वल टू N, ठीक है। तो ये एज अ मोटर और एज अ जनरेटर दोनों केस से जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का N2/N1। ये 2 जो है ये मोटर के लिए है जो मैंने लिखा था, और N1 जो है ये जनरेटर के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। E2 अगेन यहाँ पे E2 जो है हम लोग का बैक ईएमएफ ऑफ
मोटर, लिख दे रहा हूँ मैं, ई बी का मतलब मोटर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ई वन यानी ई जी जनरेटर के लिए, ठीक है, इंटू फ्लक्स वन यानी ये है हम लोग का जनरेटर डिवाइडेड बाय फ्लक्स टू यानी मोटर। तो यहाँ पे देखिए शंट है, तो शंट में जो होता है हम लोग का फ्लक्स सेम होता है यानी फाई वन इक्वल टू फाई टू। तो हम लोग का जो रिलेशन होगा स्पीड और ईएमएफ के बीच में, ये होगा हम लोग का N2 बटा N1 इक्वल टू ई बी बटा ई जी। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे N2 का वैल्यू, क्योंकि N2 जो है हम लोग का मोटर है, यानी मोटर का स्पीड ही फाइंड आउट करना है हम लोग का। N2 बराबर हो जाएगा ई बी यानी मोटर का बैक ईएमएफ इंटू N1 यानी जनरेटर का जो स्पीड है वो, डिवाइडेड बाय ई जी, ठीक है, यानी जनरेटेड ईएमएफ ऑफ द जनरेटर। और जब हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे, देखिए मैं ऊपर से इरेज कर दे रहा हूँ, इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 244.1 डिवाइडेड बाय 400, क्योंकि 400 हम लोग का आरपीएम दिया हुआ था ये जनरेटर का, डिवाइडेड बाय 256.1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 381.3 आरपीएम, यानी मोटर जो है इस स्पीड पे हम लोग का रोटेट करेगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा a 460 volt series motor runs at 500 rpm taking a current of 40 ampere. Calculate the speed। देखिए क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। एक हम लोग का डीसी सीरीज मोटर है, और बेसिकली जो सीरीज मोटर में जो हम लोग का फील्ड वाइंडिंग होता है वो सीरीज में होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर। और डीसी सीरीज मोटर का जो टॉर्क होता है बहुत ही हाई होता है नो लोड पे, इसीलिए इसको हम लोग कभी भी विदाउट लोड स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का रन अवे कंडीशन आता है, यानी मोटर हम लोग का रन अवे कंडीशन आ जाएगा। चलिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और मैंने ये सब डीसी सीरीज़ मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, ये सब मैंने अपने वीडियो में बनाया है, जो कि थियोरेटिकल वीडियो था। तो आप उन वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें। चलिए यहाँ पे बोल रहा है एक हम लोग का डीसी सीरीज मोटर है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी आर ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 ओम, ठीक है। और इसमें जो रेजिस्टेंस है हम लोग का, अब बोलता है यहाँ पे हम लोग का लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है अगर हम लोग लोड को रिड्यूस करते हैं, इस वैल्यू को अगर रिड्यूस करते हैं तो हम लोग का जो स्पीड में चेंजिंग होगा और टॉर्क में जो चेंजिंग होगा उसका वैल्यू निकालना है, यानी उसका परसेंटेज निकालना है। यानी थोड़ा सा अगर स्पीड जो हम लोग का लोड है उसको कम करते हैं तो सिंपल सी बात है, जो हम लोग का मोटर रोटेट कर रहा है उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और जो उसका स्पीड है उस पर कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को वही फाइंड आउट करना है। चलिए तो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अब देखिए मैं यहाँ पे गिवन लिखता हूँ क्या क्या दिया हो हम लोग का। सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर का जो मैं डायग्राम है वो बताता हूँ। तो सिंपल सा डीसी सीरीज मोटर कुछ इस तरह से होता है, जब आप इसका सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे तो ये होता है हम लोग का कार्बन ब्रशेस, और यहाँ से जो वाइंडिंग होता है हम लोग का कनेक्शन का, ये हमेशा जो है सीरीज में होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ, सॉरी।
इस तरह से हम लोग का ये डीसी सीरीज मोटर होता है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ये आरएफ होता है फील्ड रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग का फ्लक्स जनरेट होगा, इसमें जो करंट होता है इसको हम लोग आईए बोलते हैं, आर्मेचर करंट, ये होता है हम लोग का आर्मेचर। ठीक है, अब देखिए मैं गिवन में देता लिखता हूँ क्या क्या दिया हुआ हम लोग क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग का जो सप्लाई वोल्टेज है यानी भी है हम लोग का 460 वोल्ट। ठीक है, 460 वोल्ट दिया हुआ है। स्पीड दिया हुआ है डीसी सीरीज मोटर का 500 आरपीएम, 500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। उसके बाद ये जो करंट ले रहा है मोटर के अंदर जो करंट जा रहा है ये हम लोग का 40 एम्पियर, यानी I इक्वल टू 40 एम्पियर। अब बोल रहा है इसका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस और फील्ड रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हम लोग का 0.8 ओम। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे मैं मोटर का बैक ईएमएफ निकालूंगा दोनों केस में, जब हम लोग का मोटर जो 500 आरपीएम पे रन कर रहा है उस केस में, और दूसरा जब हम लोग का जो लोड है उसको रिड्यूस करने पे जो हम लोग का बैक ईएमएफ जनरेट होगा उसका वैल्यू। तो मैं यहाँ पे E1 लिखता हूँ, E1 का मतलब हम लोग का मोटर जब 500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, यहाँ पे V माइनस आई ए इंटू आर ए होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और V है हम लोग का 460 वोल्ट माइनस आर्मेचर का वैल्यू दिया हुआ है, आर्मेचर करंट का ये है 40, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.8 ओम, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 428 एम्पियर। ठीक है, ये कब है जब हम लोग का मोटर जो है 500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं केस 1 लिख दे रहा हूँ। अब केस 2, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटर पे जो लोड लगा हुआ है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं, यानी थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो उस केस में देखते हैं बैक ईएमएफ हम लोग कितना जनरेट होता है। तो ये E2 मैंने लिख दिया, ये भी हम लोग का वही होगा V माइनस आई इंटू आर है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 460 माइनस आइए आइए यहाँ पे देखिए दिया हुआ हम लोग क्वेश्चन में आइए का जो वैल्यू है, जब हम लोग का लोड रिड्यूस हो रहा है तो मोटर टेकिंग है 30 एम्पियर। ठीक है, यानी ये 30 एम्पियर हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा 30 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस अगेन 0.8, यहाँ पे ये पॉइंट है, मिस्टेक से छूट रहा है पॉइंट, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 436 वोल्ट, यानी 436 वोल्ट। यहाँ पे देखिए दो केस था हम लोग का बैक ईएमएफ का, पहला जब नॉर्मल रनिंग कंडीशन पे था और दूसरा जब हम लोग ने लोड को रिड्यूस किया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जो फ्लक्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट पे। ठीक है, इस बेसिस पे टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है हम लोग का फाई इंटू आई ए, क्योंकि जब हम लोग टॉर्क का इक्वेशन पढ़ेंगे तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई जेड, देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ अच्छे से, टॉर्क बराबर होता है फाई जेड पी इंटू आई ए डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू निकाल दिया, टॉर्क जो होता है हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए। ठीक है, लेकिन ये सीरीज मोटर है तो सीरीज मोटर में जो हम लोग का करंट जाएगा मोटर के अंदर में, यहाँ पे देखिए जो करंट यहाँ से करंट फ्लो हुआ आई, ठीक है, तो जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ पे होगा, यानी हम लोग का जो फील्ड वाइंडिंग है और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें करंट का वैल्यू सेम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो फ्लक्स का वैल्यू है ये भी हम लोग का आई ए ही होता है। जो करंट आई ए में जाएगा वही करंट हम लोग फ्लक्स में जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। ठीक है, इसी यही हम लोग का रीज़न है कि ये सीरीज मोटर जो है बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करता है जब हम लोग का नो लोड होता है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है और इसको हम लोग कभी भी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का आ गया रिलेशन, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पहला केस लेके चलते हैं T1, यानी टॉर्क जब हम लोग का मोटर 500 आरपीएम पे जनरेट था, तो ये हो जाएगा के, यहाँ पे मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, आई ए वन स्क्वायर, वन हमारा अगेन जो हम लोग का नॉर्मल था
और दूसरा केस होगा T2, जब हम लोग का जो मोटर है वो लोड को रिड्यूस करने के बाद जो हम लोग का टॉर्क जनरेट होगा उसका वैल्यू हो जाएगा I2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग रिलेशन निकालेंगे, T2 बटा T1 इक्वल टू के आई A2 डिवाइडेड बाय के A1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए k का वैल्यू कैसे आता है, जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे k जो है डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम लोग का जो नेट बचेगा वैल्यू ये बचेगा सिर्फ T2 बटा T1 इक्वल टू आई A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई A1 स्क्वायर। और इसका जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 9 डिवाइडेड बाय 16 जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो। अब देखिए, अब हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन टॉर्क, यानी टॉर्क में जो चेंजिंग हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन टॉर्क, इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए परसेंटेज चेंज इन टॉर्क बराबर होगा हम लोग का T2 यानी टॉर्क 1 डिवाइडेड बाय माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू 100%, क्योंकि यहाँ पे हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे यानी T1 माइनस T2 का वैल्यू जो हम लोग निकाला, T1 बाई T2 का जो रिलेशन था 9/16 डिवाइडेड बाय T1 इंटू 100। ठीक है, और इसका जब हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये होगा हम लोग का 7/16 इंटू 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 43.75%। यानी हम लोग जब लोड को रिड्यूस करेंगे तो टॉर्क और स्पीड में जो चेंजिंग होगा वो होगा 43.5% का। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो कि डीसी मोटर से रिलेटेड थे। और भी जो न्यूमेरिकल है जैसे डीसी जनरेटर का या फिर इंडक्शन मोटर का, ये सब मैंने अपलोड कर रखा है, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देख लें। और ये सब वीडियो देखने से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और इस तरह के जो वीडियो हैं, आई मीन जो क्वेश्चन है, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कॉम्पिटिटिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन वाला जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक भी करते हैं तो आगे में जो रिटन एग्ज़ाम होता है वहाँ पे न्यूमेरिकल मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो न्यूमेरिकल को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल से बहुत कुछ जो है आप मतलब समझ सकते हैं ईज़िली, एज़ जो थ्योरी से जो है स्टूडेंट लोग नहीं सीख पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।